Good afternoon, students. Today we will complete the chapter 4, Reproductive Health, part 2, lecture number 15. So today we'll learn about assisted reproductive technology and sexually transmitted diseases. So let's start then. आर्ट का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर नथिंग बट व्हाट, मतलब वो सब मेथड्स था प्रेगनेंसी को कैसे रुका सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एमटीपी, इफ़ इन केस कंसीव कर भी लिया उसको अबॉर्शन करने का क्या क्या टेक्निक है, हम लोगों ने एमटीपी में वो सब पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए है जो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आर्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का ये एक तरीका है। इट इंक्लूड्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दैट हैंडल बोथ वुमेन्स एग एंड ए मैन्स स्पर्म। अब ये इनफर्टिलिटी बोलने से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? इनफर्टिलिटी बोलने से ऐसे हम लोग जज नहीं कर सकते। इफ़ इन केस कोई हस्बैंड एंड वाइफ 1 मंथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं जज कर सकते हैं कि हाँ ये लोग, इनमें किसी का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। हम लोग ऐसे नहीं हम लोग जज कर सकते हैं। हम लोग इनफर्टिलिटी तब बोलेंगे जब इफ़ कोई हस्बैंड एंड वाइफ 2 years सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी दे आर, मतलब उन लोग में, पत्नी में प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, हम लोग उसमें बोलेंगे कि हाँ किसी का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, इसीलिए 2 years कोशिश करने के बावजूद भी बेबी नहीं हो रहा है। ठीक है, so infertility is nothing but it is inability to conceive even after sexual cohabitation. Sexual cohabitation मतलब sexual intercourse of 2 years. अभी ये जो प्रॉब्लम है ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। अभी रीजन देख लेते हैं क्या क्या रीजन है मेल में कि वो लोग इनफर्टाइल हो गया, और फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब हम लोग अभी देखेंगे। रीजन्स ऑफ इनफर्टिलिटी, ध्यान से सुनो बच्चों। मेल में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फीमेल में हो सकता है या तो दोनों में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट रीजन यहाँ पे जो दिया गया है वो देखो। फर्स्ट रीजन क्या दिया गया है? मैच्योर एज। मैच्योर एज होने से क्या होता है? स्पर्म्स बनना बंद हो जाता है मेल में। ठीक है, कोई मेल में मैच्योर एज पहुँचने से क्या होता है? स्पर्म्स बनना बंद हो जाता है, या तो कोई एक्सीडेंट में टेस्टिस में चोट पहुंचने से भी स्पर्म्स बनना बंद हो जाता है। ओके, जहाँ पे स्पर्म्स बन ही नहीं रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी होने का तो चांस ही नहीं है, स्पर्म्स नहीं बन रहे। तो नेक्स्ट रीजन दिया गया है ओनली लेस स्पर्म्स आर फॉर्म। स्पर्म्स बन रहा है लेकिन थोड़ा ही स्पर्म्स बन रहा है, वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक हेल्दी मेल इजैकुलेशन, मतलब एक हेल्दी मेल स्पर्म्स इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होता है, और उनमें से कितना बचता है? 200 बचता है। लेकिन इफ़ इन केस स्पर्म्स थोड़ा बन रहा है तो कितना बचेगा? बचने का तो चांस है ही नहीं, तो काहे का प्रेगनेंसी होगा? तो जहाँ पे थोड़ा स्पर्म्स बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, थर्ड रीजन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म्स तो बन रहा है, नॉर्मली तो स्पर्म्स बन रहा है, बट पेनिस जो है वो इलोंगेटेड नहीं हो रहा है, वो हार्ड नहीं हो रहा है टू इंजेक्ट द सीमेन इनसाइड द फीमेल बॉडी। हार्ड एंड इलोंगेटेड होना पड़ेगा, तभी तो सीमेन, तभी तो स्पर्म्स इंजेक्ट होगा फीमेल का वेजिना में, नहीं तो काहे का नहीं होगा। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? इसका रीजन है कभी कभी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस लेता है, ऑफिस का काम की वजह से हो या कोई टेंशन में हो, तभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होता है, बिकॉज जो सीमेन है वो इंजेक्ट नहीं हो पाता है फीमेल के वेजाइना में। अभी देखते हैं फीमेल का क्या क्या रीजन है। एक तो एज एक रीजन है,
ठीक है, एज होने से प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता है, या तो कभी कभी क्या होता है ओवम्स प्रोड्यूस्ड ही नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है PCOS बोल के, मतलब PCOS के वजह से कभी कभी ओवम्स फॉर्मेशन नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यहाँ पे देखो डायग्राम में ऐसा इतना बड़ा होके एनलार्ज होके ओवरिन जो फॉलिकल्स है ऐसा बड़ा होके रहता है, ठीक है। इसका जो ओवम है ना अंदर में वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है, वो रिलीज़ नहीं होता है, ऐसे रह जाता है। इफ़ रिलीज़ नहीं होगा तो कहाँ प्रेगनेंसी तो होगा ही नहीं। रिलीज होने के बाद फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाना पड़ेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन कोई कोई फीमेल में प्रॉब्लम है, कोई कोई फीमेल में ये जो फॉलिकल्स है ये एलर्ज हो जाता है, इसके अंदर में ओवम वैसे का वैसे रहता है, वो फट के निकल नहीं जाता है, निकल नहीं पाते ये लोग, ठीक है, ओवम निकल नहीं पाते, तो इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है कोई कोई हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अभी। कभी कभी क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फीमेल में इफ़ क्योर नहीं किया गया, इफ़ उसको टाइम पे क्योर नहीं करने से, इफ़ इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योर नहीं होने से क्या होता है एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PID। मतलब वो लेडी सफ़र करता है PID से। PID इज़ नथिंग बट दिस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यहाँ पे क्या होता है पेल्विक रीजन में क्या होता है एक्चुअली वो जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद क्या होगा जो ओवम रिलीज होता है ना ओवरी से, वो मतलब ओवम फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है बिकॉज फैलोपियन ट्यूब पूरा डैमेज हो जाता है, मतलब पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो फैलोपियन ट्यूब है इनमें नहीं जा पाता है ओवम, तो इसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या रीजन पढ़ा है, हम लोगों ने रीजन पढ़ा है इन मेल क्या था मैच्योर एज, या तो इन ड्यू टू सम एक्सीडेंट टेस्टिस में कुछ चोट पहुंचने से क्या होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ओनली स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन सम मेल्स, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कम स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इतना सारा स्पर्म्स रिलीज होता है एक हेल्थी मेल स्पर्म सर्कुलेशन में 200 तो 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होता है। इफ़ थोड़ा स्पर्म्स रिलीज होगा तो बचेगा भी नहीं, प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही कम होता है। फिर नेक्स्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है स्पर्म्स तो बन रहे हैं नॉर्मली बट ये पेनिस इलोंगेट एंड हार्डनिंग होने की वजह से ये इंजेक्ट नहीं हो पाता है फीमेल बॉडी में, इसलिए भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखा है फीमेल में क्या है जो क्या क्या रीजन है, फर्स्ट वो है एज का प्रॉब्लम, फिर ओवम कभी कभी नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब ये जो ओवरिन फॉलिकल्स है ये एलर्ज हो जाता है और इसके अंदर में ओवम वैसे का वैसे रहता है, वो फट के रिलीज नहीं हो पाता है, इसलिए प्रेगनेंस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन केस ऑफ फीमेल, कभी कभी क्या होता है इफ़ वो क्योर नहीं होता है फिर बाद में क्या होता है एक भयंकर सा डिजीज़ होता है दैट इज़ नोन एज PID, दैट इज़ PID इज़ व्हाट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यहाँ पे क्या होता है जो फैलोपियन ट्यूब है ना वो डैमेज हो जाता है, डैमेज होने के कारण क्या होता है जो ओवरी है वहाँ से जो ओवम रिलीज होता है वो ओवम आपका फैलोपियन ट्यूब पहुँच नहीं सकता है और इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होता है। आई थिंक इट्स क्लियर, द रीजन इज आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल. We have learned about the region of infertility. Now we'll see the techniques of assisted reproductive technology with the help of which a couples can have baby. Number 1 is IVF. ये फुल फॉर्म आप लोग को पूरा जानना है, ठीक है। IVF का जो फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ET एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। Number 4 is IUT, intrauterine transfer. 5 is AI, artificial insemination. Number 6 is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Number 7 is vaginal transfer insemination. Number 8 is IUI, intrauterine insemination. Number 9 is GIF, that is gamete intrafallopian transfer. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करना, एंड एम्ब्रायो ट्रांसफ़र यहाँ पे 2 टाइप का है, जिफ्ट एंड IUT।
इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली आप लोग यहाँ पे डायग्राम देखो, मेल एंड फीमेल, पति पत्नी है, बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही दुखी में है, क्योंकि इन लोग माँ बाप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। यहाँ का जो पत्नी है इसका फैलोपियन ट्यूब खराब भी हो सकता है, इसलिए जब ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है ना, वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं तो जो पत्नी है इसका यूट्रस में स्पर्म्स पहुँच ही नहीं रहा है, इसलिए भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे? जो पति है इससे हम लोग स्पर्म्स लेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और जो पत्नी है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, हार्मोन्स डालेंगे इसका बॉडी के अंदर में। हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करेगा? ओवुलेशन करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि देखो मेल में तो स्पर्म्स मिल जाएगा, इट्स वेरी इजी टू हैव स्पर्म्स, बट इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है, देखो 1 मिनट में ओनली 1 बार ओवम रिलीज होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ओवुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हार्मोन्स डालेंगे, एलएच हार्मोन डालेंगे पत्नी के बॉडी के अंदर में। तब क्या होगा, तब होगा ओवुलेशन। और ओवुलेशन यहाँ पे मोर देन 1 होता है, मतलब मोर देन 1 मतलब 2 होगा ही होगा ओवुलेशन, 2 ओवम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके यूट्रस में, पत्नी का जो यूट्रस है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, यूट्रस में हम लोग एक ग्रीन कलर का, मैंने यहाँ पे आप लोग को आइडिया देने के लिए ग्रीन कलर का एक ट्यूब ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। एक ट्यूब, सक्सेशन ट्यूब, एक हम लोग मतलब जो वेजाइना है ना, वेजाइना के अंदर में ऐसा डाल के फिर वेजाइना वॉल में थोड़ा शेड करके फिर उसको क्या करेंगे, वेजाइनल वॉल से लेके हम लोग ओवरी तक ले जाएंगे, ठीक है। ओवरी तक ले जाएंगे, वो सक्सेशन ट्यूब, विद द हेल्प ऑफ द सक्सेशन ट्यूब हम लोग ओवरी का जो कंटेंट है उसको हम लोग लेके पेट्री डिश में डालेंगे। जैसे कि नीचे में देखो पेट्री डिश, स्पर्म्स लेके आए, स्पर्म्स को भी डालेंगे, फिर यहाँ से मतलब जो ओवुलेशन हुआ है ना, मोर देन 1, दो सपोज ओवम रिलीज हुआ है, 2 सपोज ओवम है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में डाल देंगे पेट्री डिश में। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा लेबोरेटरी में, क्योंकि बॉडी का बाहर में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जायगोट होगा, ओके। जायगोट होने में, अभी जायगोट क्या होगा, जायगोट अभी 2 सेल बनेगी, फिर बनेगा 2 से 4 से 8 सेल बनेगा, ठीक है। तो कोई कोई औरत होता है, उन लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा नेचुरल तरीके से बेबी को, मतलब मतलब बेबी को खुद का बॉडी में थोड़ा नेचुरली मतलब डेवलप होने के लिए उन लोग को मतलब दे वांट दैट, दे प्रीफर दैट। सो उन लोग के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिफोर 8 सेल स्टेज ओनली वी विल ट्रांसफर द जायगोट, वी विल इंजेक्ट द जायगोट टू देयर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप इम्प्लांट होकर फिर डेवलप होगा, ठीक है। कोई कोई औरत में ऐसा होता है, तो उन लोग को मतलब वो तरीका को बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब उन तरीके को बोलता है जहाँ पे जायगोट बिफोर 8 सेल स्टेज हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इन द फैलोपियन ट्यूब, फिर वो अपने आप इम्प्लांट होकर फिर डेवलप होना शुरू करेगा। और कोई कोई ऐसा भी हो रहा था जो प्रेफर करता है कि हाँ थोड़ा बड़ा होने दो, और मतलब आफ्टर 8 सेल स्टेज ही डायरेक्टली वो लोग क्या करेगा, यूट्रस में इम्प्लांट कर लेगा, यूट्रस में मतलब इंजेक्ट कर लेगा, फिर यूट्रस में अपने आप इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 8 सेल स्टेज जो मतलब जहाँ जो इम्प्लांट किया है ना यूट्रस में, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रन ट्रांसफ़र। वेरी इजी, ये दोनों ही एम्ब्रायो ट्रांसफ़र है, ये दोनों ही एम्ब्रायो ट्रांसफ़र का टाइप्स है। एक तो है आपका जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, मतलब डायरेक्टली क्या होता है, बिफोर 8 सेल स्टेज हम लोग जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में क्या फैलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया। और नेक्स्ट है आपका आफ्टर 8 सेल स्टेज, मतलब कोई कोई औरत प्रेफर करता है आफ्टर 8 सेल स्टेज उसको क्या करेगा, डायरेक्ट यूट्रस में इम्प्लांट कर देगा। इज डेट क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्रन ट्रांसफ़र। अभी हम लोग इसका जो लाइनिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइप करके दिया है वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसीड्यूर्स यूज्ड टू हेल्प विथ फर्टिलिटी और प्रिवेंट जेनेटिक प्रॉब्लम। जो जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग लेबोरेटरी में सॉल्व आउट करते हैं एंड असिस्ट विद द कंसेप्शन ऑफ ए child. During IVF, matured eggs are collected from ovaries and fertilized by sperms in the lab.
ठीक है। लेबोरेटरी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एग लेता है, स्पर्म्स लेता है, फिर हम लोग फर्टिलाइज करता है इन लेबोरेटरी। फिर एम्ब्रायो ट्रांसफ़र क्या है, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र में 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा है, एक तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र IUT एंड एक पढ़ा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र क्या है, लाइनिंग देखो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके दिया है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र refers to a step in the process of assisted reproduction in which uterus of a female which intend to establish a pregnancy। ठीक है। सो नेक्स्ट है जिफ्ट। जिफ्ट इज नथिंग बट जिफ्ट इज योर is an infertility treatment used when a blockage in the fallopian tube prevents the informal binding of sperms so the egg cells are removed from a woman's ovaries and vitro fertilized. The resulting zygote is placed in the fallopian tube by the uterus of leprosae। ठीक है। I think it's clear to you all। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये ज़्यादातर उन मेल के लिए है जो मतलब पापा नहीं बन रहा है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड यूज्ड टू डिलीवर स्पर्म्स डायरेक्टली टू द सर्विक्स और यूटेरस इन द होप्स ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो ये वो मेल से जो अभी तक पापा नहीं बन रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम है। क्या रीज़न है, एक तो रीज़न हो सकता है कि इन लोग का ना स्पर्म काउंट तो ठीक है बट इरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। इरेक्शन मतलब आई टोल्ड यू हार्डन इलोंगेटेड नहीं हो रहा है एंड इसके वजह से सीमेन फीमेल का बॉडी फीमेल का वेजाइना में इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। ठीक है। फीमेल या तो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है लॉ स्पर्म काउंट। ठीक है। स्पर्म्स काउंट कम है, हम लोगों ने बोला था ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। तो इफ़ लो स्पर्म काउंट है तो हम लोग क्या करेंगे, और इफ़ नो इरेक्शन है हम लोग क्या करेंगे, इसका उपाय क्या हो सकता है प्रेगनेंसी करने के लिए। तो ये देखो दुखी इंसान, डायग्राम में देखो दुखी इंसान, ये बहुत ही टेंशन में है, पापा नहीं बन रहा है। तो इसको एक ही उपाय है इसको बोलेंगे, ठीक है, स्पर्म्स टेस्ट ट्यूब में दे दो। ठीक है। स्पर्म्स टेस्ट ट्यूब में दे दो, फिर ये स्पर्म्स क्या करेगा, एक सिरिंज में ले लेंगे, एक सिरिंज में लेंगे। फिर उसके बाद आराम से इफ़ इसका स्पर्म्स काउंट कम है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पर्म्स को सिरिंज में डाल के डायरेक्ट जो यूट्रस है, यूट्रस का जो ऊपर पोर्शन है ना, यूट्रस का ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पे हम लोग इसको इंजेक्ट कर देंगे ताकि जो स्पर्म्स है यूट्रस का जो ऊपर में है ना, ताकि वो इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच सके। इफ़ हम लोग वेजाइनल का ओपनिंग में हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे तब स्पर्म्स तो मर ही जाएगा, क्योंकि स्पर्म्स देखो 200 to 300 200 to 300 स्पर्म्स रिलीज़ होने के बावजूद ओनली 200 स्पर्म्स बचता है। और इफ़ इसका स्पर्म्स काउंट ही कम है, स्पर्म्स ही कम है, तो काहे का बचेगा। इसीलिए इसको स्पर्म्स को सिरिंज में डाल के इसको डायरेक्ट यूट्रस का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। वहाँ पे रिलीज़ करने से क्या होगा, कम से कम तो स्पर्म्स बचेगा, इतना तो नहीं मरेगा एंड प्रेगनेंसी होने का भी चांसेस होगा। ओके। सो ये एक तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब यूट्रस का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे डायरेक्ट रिलीज़ कर देना है यूट्रस में। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इफ़ नो इरेक्शन है, इफ़ किसी का तो स्पर्म्स तो नॉर्मली तो प्रोड्यूस हो रहा है बट द थिंग इज दैट इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक सिरिंज में स्पर्म्स ले लो, फिर उसके बाद जो वेजाइना है, वेजाइनल का जो ओपनिंग है वहाँ पे रिलीज़ कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ट्रांसफ़र इंसेमिनेशन। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक टाइप है। ऑलराइट। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक तरीका है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड है यूज टू डिलीवर स्पर्म्स डायरेक्टली टू द सर्विक्स और यूट्रस इन द होप्स ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। ठीक है। वेजिनल ट्रांसफ़र इंसेमिनेशन है,
स्पर्म्स आर रिलीज इन द वेजिनल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस ताकि प्रेगनेंसी हो. फिर आई है, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्पर्म्स इनसाइड द वुमन्स यूट्रस टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. यूट्रस में डायरेक्ट डाल के इसका फर्टिलाइजेशन, मतलब वहाँ पे डालने से क्या होगा, यूट्रस के ऊपर में डालने से क्या होगा, इतना स्पर्म्स नहीं मरेगा, तो प्रेगनेंसी होने का तो चांसेस मरेगा, राइट. तो ये है लॉ. इफ़ लॉ स्पर्म काउंट है तो हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब तरीका यूज़ कर सकते हैं. एक मतलब नो इरेक्शन है तो हम लोग वेजिनल ओपनिंग में हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं स्पर्म्स को विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल. ICSI ये वो मेल के लिए है जो थोड़ा बुढ़ापा में शादी किया है, एजेड में शादी किया है. एजेड में क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होता है ना स्पर्म्स का, वो मतलब कम हो जाता है, लो हो जाता है, और इसके वजह से मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है फीमेल में. तो ICSI एक टेक्निक है ऑफ इंजेक्टिंग द स्पर्म सेल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग एंड इज नोन एज ICSI ट्रीटमेंट. तो एक पेट्री डिश में एग लेगा, ठीक है, फीमेल का जो एग है उसको लेगा, फिर मेल का जो स्पर्म है उसको कलेक्ट करके उससे मतलब कलेक्ट करके क्या करेगा, एक टिश्यू में कलेक्ट करके फिर वहाँ से स्पर्म्स को इंजेक्ट करके फिर ये जो पेट्री डिश में जो एग को डाल के रखा है ना उसका एग का साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट मतलब डाल देगा स्पर्म्स को. डालने के बाद क्या होगा, उसका तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी तो बहुत ही अभी तो होने का चांसेस बहुत होगा इफ साइटोप्लाज्म में डालेगा तो, ठीक है. तो ऐसा करके इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का ट्रीटमेंट से भी मतलब प्रेगनेंसी हो सकता है इन लेबोरेटरी. ऑलराइट. गिफ्ट किसको पसंद है, मेल को या फीमेल को? फीमेल को ज़्यादातर पसंद है कि नहीं. तो गिफ्ट का यहाँ का फुल फॉर्म देखो. गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. ऑलराइट. डायग्राम में देखो यहाँ पे दो फीमेल है, एक बहुत ही हैप्पी है और एक बहुत ही सैड है. सैड वाले का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और इसको ना थोड़ा नेचुरल से भी नेचुरल तरीके से उसको बेबी चाहिए, और ऊपर से इसका ये प्रेगनेंस भी नहीं हो रहा है. तो गिफ्ट में क्या होता है, और एक लेडी है यहाँ पे, वो हंस रहा है, इसका सब कुछ नॉर्मल है, इसका ओवम रिलीज़ हो रहा है आराम से, ठीक है, टाइम पे. बट ये साइड वाले का क्या है, इसका दिक्कतें हो रहा है, ओवम भी रिलीज़ नहीं हो पा रहा है. हालांकि इसका तरीका तो बहुत है ये मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के भी इसका मतलब इसका बेबी हो सकता है, बट उसको वो भी तरीका पसंद नहीं है. तो ये क्या करेगा, ये जो हैप्पी वाला जो मतलब लेडी है ना, फीमेल है, उससे क्या करेगा, ओवम लेगा, ठीक है. ओवम लेके क्या करेगा, इसका जो फैलोपियन ट्यूब में ओवम को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा वो, ठीक है. ट्रांसफ़र करा के क्या करेगा, ट्रांसफ़र करके वहाँ पे मतलब वो फिर जब ये दुखी वाला जो फीमेल है, जब वो हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो स्पर्म्स आके यहाँ पे वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इन द एम्पुला. मतलब ये पूरा नेचुरल तरीके से मतलब इसको प्रेग्नेंट होने का है. तो इसलिए दूसरा लेडी से ये ओवम ले लिया, ओवम लेके फिर जब मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड के साथ ये करेगा फिर वो फर्टिलाइजेशन होके ये आराम से प्रेग्नेंट हो सकता है. हालांकि ये मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करा सकता था, बट ही शीवर नेचुरल से भी नेचुरल तरीके का बच्चा, इसीलिए उस मतलब ये दूसरा कोई लेडी से ओवम ले लिया, अपना एम्पुला में वो मतलब ट्रांसफ़र कर लिया अपना एम्पुला में, फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा फिर उसके बाद अपना स्पर्म्स आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है. तो देख लेते हैं 2 लाइन जो मैंने टाइपिंग किया है यहाँ पे. गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अगेंस्ट इनफर्टिलिटी. एग्स आर रिमूव फ्रॉम ए वुमेन्स ओवरीज. तो जो हैप्पी वाला मतलब वुमेन है, तो इससे मतलब ओवरी से एक को रिमूव कर दिया गया है एंड प्लेस इन वन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब अलॉन्ग विद एंड प्लेस कर दे फैलोपियन ट्यूब ऑफ द अदर वुमेन अलॉन्ग, एंड देन व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन देन व्हाट हैपन, देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है. सो आई थिंक गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन डिजीज.
और इन्फेक्शन यू कैन से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नहीं तो वेनेरियल डिजीज भी बोला सकता है इसको. ठीक है. इट इज़ सीन दैट ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, इफ़ कुछ भी मतलब प्रोटेक्शंस नहीं लेके इफ सेक्शुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो क्या होगा, देयर इज रिलीज ऑफ फ्लूइड इन वेजाइना एंड ऑल्सो रिलीज ऑफ फ्लूइड इन पीनिस. सो इफ़ कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लेके इफ़ सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से ये जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसफ़र होने का चांसेस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ऑलराइट. सो मोस्टली ये जो इन्फेक्शंस हैं ये मोस्टली इट्स सीन इन 15 to 24 ईयर्स का जो बच्चा होता है ना, इन लोग में ज़्यादातर स्प्रेड होता है. ठीक है. यूएस में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि हर इफ़ वी सी 4 चाइल्ड, ओके, 4 ऐसा बच्चा इन एज का ही बच्चा होगा. ये हम लोग 4 बच्चा ऐसे ले लें तो उनमें से एक का तो निकलेगा ही निकलेगा ऐसा इन्फेक्शन. यूएस में ऐसा है. ठीक है. एंड कैसे ये स्प्रेड होता है, जेनिटल कॉन्टैक्ट, जेनिटल आपको मालूम है, ओरोजेनिटल कॉन्टैक्ट मतलब माउथ जेनिटल कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड हो सकता है, नहीं तो जेनिटल एनल कॉन्टैक्ट, इससे भी स्प्रेड हो सकता है. हाउ टू अवॉइड, डोंट कीप मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स. मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स लेने से ये मतलब भयानक से ये वाला डिजीजेस हो सकता है. एंड ऑलवेज यूज़ कंडम व्हाइल हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स बोलना मतलब चाह रहे हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो. ऑलराइट. कोई सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस आर नॉट क्योर्ड एट ऑल. नंबर 1 में है HIV इन्फेक्शन, नंबर 2 है हार्पिस एंड नंबर 3 है हेपेटाइटिस बी. और इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है बिकॉज दिस डिजीजेस, दिस इन्फेक्शंस आर नॉट इजीली क्योर्ड. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का कॉजेस. ठीक है. अभी कौन कौन फैला सकते हैं इसको, बैक्टीरिया, वायरल, ठीक है, वायरस या प्रोटोजोन्स, ये लोग फैला सकते हैं इसको. सो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा डिजीज़ कॉज कर रहा है. तो फर्स्ट डिजीज़ है गोनोरिया. बैक्टीरिया के अंदर में गोनोरिया. यहाँ पे आप लोग को सिम्टम्स तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा डिजीज़ मतलब वो लोग स्प्रेड कर रहा है. तो फर्स्ट है गोनोरिया. गोनोरिया कॉज कर रहा है निशेरिया गोनोरिया, ये आप लोग को पूरा याद रखना है. फिर सेकंड है क्लैमाइडिया. क्लैमाइडिया डिजीज़ कौन कॉज कर रहा है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस. थर्ड है सिफिलिस, बहुत ही डेंजर बीमार है ये. ठीक है. ये कॉज कर रहा है ट्रेपोनेमा पैलिडम. नेक्स्ट जो वायरस है, फर्स्ट है एच. ठीक है. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी जो कि कॉज कर रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस. एच के बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है ना चैप्टर 8 उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से. ठीक है. फिर नंबर 3 है हार्पिस. हार्पिस कौन कॉज कर रहा है, वो बीमार जो मतलब क्यूरेबल नहीं है ना, ये वायरल के अंदर में आता है. एच है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हार्पिस है, दिस आर नॉट क्योर्ड. हार्पिस सिंपल वायरस ही कॉज कर रहा है हार्पिस को. ठीक है. फिर नेक्स्ट है जेनिटल वार्ड्स. ये कॉज कर रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ये सर्विकल कैंसर को भी कॉज, सर्विकल कैंसर भी ये मतलब बाद में हो सकता है. ठीक है. फिर जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स क्या बीमारी स्प्रेड करता है, ये बीमारी स्प्रेड कर रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्राइकोमोनियसिस. और जो कि कर रहा है कौन सा प्रोटोजोन्स, ट्राइकोमोनस. ठीक है. यहाँ पे आप लोग को बीमार का नाम जानना है एंड कौन फैला रहा है उसके बारे में जानना है. सिम्टम्स, इफ़ इन केस ऑफ फीमेल, इफ़ उसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज़ है, ठीक है, और उसका कुछ सिम्टम्स जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, इचिंग या पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है एंड उसको मतलब क्योर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मतलब क्योर नहीं हो पा रहा है, इफ़ उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट क्योर्ड, देन उसको एक बीमार हो सकता है, दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो सकता है. एंड वो होने से फैलोपियन ट्यूब उसका ख़राब होगा. एंड ख़राब होने से क्या होगा, उसका जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा तब फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हैंस शी कांट बी प्रेग्नेंट. ऑलराइट students, we have completed the chapter 4 reproductive health. In the next class we will start chapter 8 human health and diseases. Till then, take care. See you in the next class then. Bye bye.